हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज हम बात करेंगे आपके जो टॉपिक, आपका जो सब्जेक्ट है प्रिंसिपल्स ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स, उसके यूनिट 1 के बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो यूनिट 1 के अंदर जो सबसे पहले आपका यूनिट है दैट इज इंट्रोडक्शन। तो इंट्रोडक्शन आपके इसके अंदर बहुत लिमिटेड टॉपिक्स ही हैं। तो चलिए सबसे पहले इसके अंदर हम इसको एक बुक से पढ़ेंगे जो आपकी बुक है इसकी। ठीक है, तो हम क्वेश्चन 1 देखते हैं इसके अंदर क्या है। तो क्वेश्चन 1 है, व्हाट इज़ मैक्रो इकोनॉमिक्स एंड हाउ डज इट डिफर फ्रॉम माइक्रो इकोनॉमिक्स। तो मैक्रो इकोनॉमिक्स जो होता है वो स्टडी होता है हाउ द इकॉनमी बिहेव्स इन ब्रॉड आउटलाइन। ठीक है, तो इट इज़ लार्जली कंसर्न विद द बिहेवियर ऑफ इकोनॉमिक एग्रीगेट्स सच एज टोटल नेशनल प्रोडक्ट, टोटल इन्वेस्टमेंट एंड एक्सपोर्ट्स फॉर द एंटायर इकॉनमी। तो मैक्रो इकोनॉमिक्स होता है एक ऐसा सब्जेक्ट है जो पूरी इकॉनमी के लार्ज पिक्चर को स्टडी करता है। तो ये देखता है कंट्री की इकॉनमी हो, जो कंट्री की इकॉनमी है वो ओवरऑल कैसे काम कर रही है। टोटल प्रोडक्शन हो गया, टोटल इन्वेस्टमेंट हो गया, टोटल इम्पोर्ट्स हो गए, ये सब देखती है अब इसमें कुछ इंपॉर्टेंट एग्रीगेट्स होते हैं जैसे टोटल नेशनल प्रोडक्ट हो गया, टोटल इन्वेस्टमेंट हो गया, जो ऐसे पूरी कंट्री में कितनी इन्वेस्टमेंट हो रही है, एक्सपोर्ट्स हो गया, इंडिया से बाहर कितना सारा सामान जा रहा है और कितना सामान इंडिया में आ रहा है वो इम्पोर्ट्स हो गया। तो दैट इज़ आपका हो गया एक्सपोर्ट्स फॉर द एंटायर कंट्री। इट इज़ ऑल्सो कंसर्न विद द एवरेज प्राइस ऑफ ऑल गुड्स एंड सर्विसेज। जो सारे गुड्स एंड सर्विसेज हैं उनके जो एवरेज प्राइस होता है तो वही उस चीज़ में फोकस करता है, तो लाइक जो एवरेज हो गया। ऐसा नहीं होता किसी स्पेसिफिक चीज़ के बारे में करेगा, बट एज अ कंट्री के अंदर जितनी भी चीज़ें होंगी उन सब पे फोकस करेगा। ठीक है, तो दीज एग्रीगेट्स फॉलो फ्रॉम एक्टिविटीज़ इन मेनी डिफरेंट मार्केट्स एंड फ्रॉम द बिहेवियर ऑफ डिफरेंट डिसीजन मेकर्स सच एज कंज्यूमर्स, गवर्नमेंट्स एंड फर्म्स। तो ये जो एग्रीगेट होते हैं इसके अंदर हम काफ़ी सारे लोग होते हैं, जैसे कंज्यूमर्स हो गए, कंज्यूमर की स्पेंडिंग हो गई, गवर्नमेंट की हो गई, फर्म्स की हो गई, तो ये सब इसके अंदर इंक्लूडेड होता है। अब देखते हैं इसके अंदर माइक्रो इकोनॉमिक्स जो होता है वो क्या होता है। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स डील्स विद द बिहेवियर ऑफ इंडिविजुअल मार्केट्स हो गया, सच एज लाइक कोई सी भी इंडिविजुअल चीज़ के लिए माइक्रो इकोनॉमिक्स डील करता है, जैसे वीट, वेजिटेबल, कंप्यूटर, एप्पल्स, एंड विद डिटेल्ड बिहेवियर ऑफ इंडिविजुअल एजेंट्स सच एज फर्म्स एंड कंज्यूमर्स। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स का मतलब है छोटे लेवल पर स्टडी करना, इंडिविजुअल मार्केट हो गई या फिर इंडिविजुअल डिसीजन मेकर हो गए। तो ये देखते हैं कि स्पेसिफिक प्रोडक्ट्स के जैसे वीट, वेजिटेबल्स हो गया, तो इसमें हम स्टडी करते हैं कि फर्म का जो हो गया, कंज्यूमर का क्या बिहेवियर है, जैसे उनकी कितनी डिमांड है, क्या उनकी चॉइस है, जो क्या अब जो फर्म्स किस कॉस्ट पे सामान ले रहे हैं, क्या उनका रेवेन्यू हो रहा है, क्या प्रॉफिट हो रहा है, तो ये सब चीज़ें हम देखते हैं। तो दैट इज़ आपका ये होगा माइक्रो इकोनॉमिक्स का कॉन्सेप्ट। अब हम बात करते हैं आपका नेक्स्ट है, इन मैक्रो इकोनॉमिक्स वी हैड टुगेदर द वैल्यू ऑफ ऑल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस एंड वी स्टडी द एग्रीगेट नेशनल प्रोडक्ट। तो हम सभी गुड्स और सर्विसेज के वैल्यू को जोड़ देते हैं और एक नेशनल लेवल फिगर हम इससे मिल सकता है, तो इससे एग्रीगेट नेशनल प्रोडक्ट कहते हैं। तो हर चीज़ को हम ऐड कर देंगे, उसका फिर जो भी बनेगा वो बनेगा नेशनल प्रोडक्ट। तो उसके बाद क्या करते हैं, वी ऑल्सो एवरेज द प्राइसेज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज कंज्यूम। जो प्राइस होते हैं जो हम गुड्स एंड सर्विसेज कंज्यूम करते हैं उसके अंदर ये सब भी इंक्लूडेड होता है। एंड ऑल्सो वी फाइंड आउट द जनरल प्राइस लेवल फॉर द एंटायर इकॉनमी। तो जनरल जो प्राइस लेवल होता है तो हम पूरी इकॉनमी के लिए वो सब निकालते हैं। तो इसके अंदर होता है सेवरल price indices are calculated to show different sections of the economy. In particular, we have three prices indices, namely wholesale price index है, retail price index है, and implicit price deflator. तो मैक्रो इकोनॉमिक्स में हम अलग अलग प्राइस इंडेसेस कैलकुलेट करते हैं जिससे इकॉनमी के सेक्टर्स का हमें प्राइस ट्रेंड पता चल सके। तो ये जो होता है, सो ये होलसेल प्राइस इंडेक्स होता है, होलसेल मार्केट में चीज़ों के प्राइसेस होते हैं उनके रिगार्डिंग होता है। ये रिटेल या फिर दुकान या फिर वहाँ पे जो सामान सोल आउट जो सेल होता है तो इसके बारे में होता है रिटेल प्राइस इंडेक्स। एंड इम्प्लिसिट होता है जीडीपी का प्राइस इंडेक्स होता है, जो नॉमिनल और रियल जीडीपी को होता है उसका रेशियो बताता है, तो दैट इज़ इम्प्लिसिट प्राइस डिफ्लेटर। And in general, macroeconomics is about the aggregate phenomena such as growth, business cycles, inflation, unemployment and balance of payment. तो macroeconomics में हम कुछ important economic problems होते हैं उनको study करते हैं, जैसे economic growth हो गई, business cycle हो गई, inflation हो गई, ये सब को हम इसके बारे में स्टडी करते हैं। बैलेंस पेमेंट हो गया जो कंट्री का ट्रेड होता है, और पेमेंट हो गई जो बाकी कंट्री से हम करते हैं, दैट इज़ बैलेंस ऑफ पेमेंट। तो ये सब चीज़ें इसके अंदर आती हैं। अब इसके अंदर नेक्स्ट आपका टॉपिक बनता है, नेक्स्ट क्वेश्चन बनेगा, व्हाट आर द मैक्रो इकोनॉमिक्स इश्यूज इन द इकॉनमी। अब मैक्रो इकोनॉमिक्स इश्यूज क्या होते हैं इकॉनमी के अंदर ये देखते हैं। तो मैक्रो इकोनॉमिक्स जो है, मैक्रो इकोनॉमिक्स as a separate subject is required to study various forces that affect the economy as a whole and that cannot be fully or partially understood by analyzing individual markets and individual products. The major macroeconomics issues in an economy are summarized as follow. तो बेसिकली macroeconomics जो है as a separate subject is required to study, ठीक है। अब इसके बारे में हम देखते हैं।
अब जो मेजर इश्यूज है उनके बारे में बात कर लेते हैं पहले। तो नंबर 1 पे इकोनॉमिक ग्रोथ। तो इकोनॉमिक ग्रोथ इज़ द प्रीडोमिनेंट डिटर्मिनेंट ऑफ लिविंग स्टैंडर्ड्स इन अ कंट्री। तो इकोनॉमिक ग्रोथ का मतलब है कंट्री के डेवलपमेंट हो गई या फिर उनमें जो सब चीज़ें होती हैं उनके लिए वो चीज़ इकोनॉमिक ग्रोथ वही चीज़ हो गई। तो इट इज़ मेजर्ड विद द हेल्प ऑफ राइज इन बोथ टोटल एंड पर कैपिटा आउटपुट ओवर टाइम। तो ये ग्रोथ हो गई या फिर ग्रोथ हो गई टोटल में और पर कैपिटा आउटपुट हो गया। अब जैसे पर कैपिटा जीडीपी होता है, जो हर एक इंडिविजुअल की एवरेज अगर निकाले कंट्री में तो ये हो गया पर कैपिटा आउटपुट होते हैं। तो ये इसके पैरामीटर्स होते हैं। अगर ये बढ़ रहा है तो मतलब इकोनॉमिक ग्रोथ भी कंट्री में बढ़ रही है। तो these long-term rising trends provides us with an indicator of rising average living standards and serves as a major economic policy issue। तो जब ये लॉन्ग टर्म में आउटपुट बढ़ता है तो लोगों का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग भी इसके इम्प्रूव होता है। तो दैट इज़ ये हम मान के चलते हैं इससे। नेक्स्ट हो गया, इट हैज़ बीन अमंग द मोस्ट इंपॉर्टेंट इशू इन मैक्रो इकोनॉमिक्स टू आइडेंटिफाई पॉलिसीज दैट इंक्रीजेज द चांस दैट वर्ल्ड वाइड ग्रोथ विल कंटिन्यू विदाउट सीरियस रिसेशन तो स्लो डाउन एज हैपेंड इन 1970-1980। तो ये मैक्रो इकोनॉमिक्स का सबसे इंपॉर्टेंट इशू है क्योंकि इसमें कौन सी पॉलिसीज़ ग्रोथ को स्टडी बनाए रख सकती हैं और कौन सी जैसे हो सकती है जैसे रिसेशन आए। तो 1970-1980 में जैसे स्लो डाउन हुआ था इन ईयर्स में, तो फिर वो उनको अवॉइड किया जा सकता है अगर इकोनॉमिक पे हम अच्छा फोकस करेंगे। तो आपका पहला पॉइंट था। नेक्स्ट हो गया बिजनेस साइकिल। तो बिजनेस साइकिल क्या होता है, जो ज़्यादातर डेवलपिंग इकॉनमी होती है हैव ओवर टाइम ग्रोन एंड मूविंग टूवर्ड्स रिलेटिव प्रॉस्पेरिटी। एट द सेम टाइम वी फाइंड दैट economies experience shorter episodes of what we call recessions. Macroeconomics tries to give an explanation for both. That is, how is it possible for economy growing steadily over time to experience bouts of recession? The economy tends to move in a series ups and downs called business cycles. तो कई डेवलपिंग कंट्रीज़ नहीं होती हैं, टाइम के साथ प्रोग्रेस जिन्होंने काफ़ी प्रोग्रेस किया, लेकिन उसके साथ साथ रिसेशन जैसे छोटे टाइम में के इकोनॉमिक इकोनॉमिक डाउन टर्न्स भी होते हैं। जैसे इकोनॉमिक रिसेशन हो गया तो ये सब भी उनमें आता है। अगर ग्रोथ हो रही है तो साथ में ये सब भी आता है। तो मैक्रो इकोनॉमिक्स ये समझता है कि जब इकॉनमी स्टेडी ग्रो कर रही है, एकदम सही पेस से ग्रो कर रही है, तब उसमें अप्स एंड डाउन्स क्यों आते हैं। ऐसा क्यों होता है कि हमारी इकॉनमी पूरी ग्रो कर रही है और एकदम से थोड़ा रिसेशन आ गया, फिर एकदम से डाउन चली गई इकॉनमी। अब इन्हीं अप्स एंड डाउन को जो होते हैं, जो अप्स एंड डाउन्स होता है, तो उसी को कहते हैं हम बिजनेस साइकिल। ठीक है। तो मैक्रो इकोनॉमिक्स का गोल होता है कि ऐसी पॉलिसीज़ बनाना जो कि फ्लक्चुएशंस को कम कर सके। अगर हमारी ग्रोथ हो रही है तो एकदम से ऐसा नहीं हो, अगर मान लो 10% ग्रोथ हमारी हो रही है तो एकदम से 5% का ड्रॉप, जो कि बहुत सिग्निफिकेंट ड्रॉप है, तो वो नहीं आना चाहिए। दैट इज़ उन चीज़ को हम स्टडी करते हैं और उनको अवॉइड कर सकते हैं अगर स्टडी प्रॉपर करेंगे इसकी। अब नेक्स्ट पॉइंट हो गया इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन का मतलब है महंगाई। तो राइज इन लेवल ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी दैट हैव यूजुअली बीन अकम्पनीड बाय द राइज इन इन्फ्लेशन। ठीक है। तो जब इकॉनमी ग्रो करती है तो उसके साथ साथ अक्सर इन्फ्लेशन भी बढ़ती है, यानी मतलब चीज़ों का जो प्राइसेस होते हैं उनके प्राइसेस बढ़ने लग जाते हैं। तो ड्यूरिंग इन्फ्लेशन द परचेजिंग पावर ऑफ मनी इज़ इरोडेड ड्रास्टिकली। तो अगर हमारे पास लिमिटेड पैसे हैं, अगर 1000 रुपये हैं, अगर 1000 रुपये में हमारे पास पहले 3 चीज़ें आती थी, तो अब वही चीज़ हमारे पास 2 चीज़ें आ रही हैं, तो ऑब्वियसली क्या होगा, हमारी परचेजिंग पावर होगी वो काफ़ी ज़्यादा कम हो जाएगी। तो विच रिक्वायर्स गवर्नमेंट इंटरवेंशन। तो गवर्नमेंट जब लोग परचेज कम करेंगे तो इकॉनमी के अंदर कम चीज़ें बिकेंगी और कम चीज़ें लोग खरीदेंगे, तो इसलिए गवर्नमेंट जो होती है उसमें इंटरवीन करती है। अब जनरली अटेम्प्ट्स बाय गवर्नमेंट टू कंट्रोल हाई इन्फ्लेशन हैव टेंडेड टू ब्रिंग अबाउट रिसेशंस। तो इन्फ्लेशन के टाइम पर मनी की परचेजिंग पावर जो गिर जाती है, तो इसलिए गवर्नमेंट इंटरवीन करती है। तो जब ये गवर्नमेंट इन्फ्लेशन कंट्रोल करती है तो कभी कभी उसका इफेक्ट रिसेशन के फॉर्म में भी आ जाता है। ठीक है। तो therefore an important policy problem for governments, which forms a major issue of macroeconomics, is how to stimulate economic activity without causing inflation। तो इसलिए मैक्रो इकोनॉमिक्स का एक बहुत बड़ा इशू ये होता है कि इन्फ्लेशन और ग्रोथ के बीच का बैलेंस जो होता है वो बनाना चाहिए। तो दैट इज़ आपका हो गया इन्फ्लेशन वाला पॉइंट हो गया। अब नेक्स्ट है इसके अंदर अनएम्प्लॉयमेंट। तो अनएम्प्लॉयमेंट क्या होता है, अ डिक्लाइन इन द लेवल ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी कॉजेज एन इंक्रीज इन अनएम्प्लॉयमेंट। तो जब भी कोई इकोनॉमिक एक्टिविटी जो होती है उसमें जब भी इकोनॉमिक एक्टिविटी थोड़ी गिरती है तो उसमें फिर क्या होता है, लोगों के अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ने लग जाती है। क्योंकि अगर ज़्यादा अच्छी कंपनीज होती है, फर्म्स होती है, ज़्यादा अच्छी नहीं कर रही, इतना अच्छा नहीं कर रही, तो इतनी जॉब्स भी वो हायर नहीं करेंगे, इतने लोगों को हायर नहीं करेंगे, तो अल्टीमेटली जॉब्स कम होगी, तो जॉब्स कम होगी तो अनएम्प्लॉयमेंट हो जाएगी।
तो ड्यूरिंग द ग्रेट डिप्रेशन ऑफ 1930s देयर वाज अ वाइड स्प्रेड मैसिव प्रॉब्लम ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट विच करेक्टराइज द होल ऑफ वर्ल्ड इकॉनमी। 1930s की ग्रेट डिप्रेशन के जो टाइम पे पूरी दुनिया के अंदर जो बहुत ज़्यादा अनएम्प्लॉयमेंट हो गई थी। तो सिंस देन अनएम्प्लॉयमेंट वॉज परसीव्ड एज अ सेंट्रल कंसर्न। तो तभी से 1930s के बाद में जो हुआ था वहाँ पे, तो उसके बाद से अनएम्प्लॉयमेंट को एक सेंट्रल कंसर्न ऑफ इकोनॉमिक्स इन जनरल एंड मेजर इशू इन मैक्रो इकोनॉमिक्स इन पर्टिकुलर। तो तभी से इसको अनएम्प्लॉयमेंट को एक मेजर इशू मानते हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर। तो प्राइमरी मेथड ऑफ रिड्यूसिंग अनएम्प्लॉयमेंट इज दैट इकोनॉमिक्स डिवाइस अर्ली इन 20th century was for governments to increase their spending and reduce their trends in the desired outcomes in an economy। तो उसका जो सोल्यूशन है अनएम्प्लॉयमेंट का, तो अनएम्प्लॉयमेंट को कैसे कम कर सकते हैं? जो गवर्नमेंट स्पेंडिंग है, तो इसके अंदर क्या होगा, गवर्नमेंट टू इंक्रीज द स्पेंडिंग। तो गवर्नमेंट जो होती है वो अपनी स्पेंडिंग, अगर इसको अपनी स्पेंडिंग को इंक्रीज़ करे तो रिड्यूस ट्रेंड्स टू ऑब्टेन द डिजायर्ड आउटकम्स इन द इकॉनमी। और टैक्स जैसे टैक्स हो गया उसको कम करेगा तो उससे क्या होगा, लोगों की जो चीज़ खरीद रहे हैं, किसी चीज़ को खरीद रहे हैं तो उससे डिमांड बढ़ेगी तो फिर उस चीज़ को बनाने के लिए ज़्यादा लोग चाहिए होंगे, तो अल्टीमेटली उसके अंदर एम्प्लॉयमेंट होगी। तो सर डिलीवरेट यूज़ ऑफ गवर्नमेंट स्पेंडिंग एंड टैक्सेस टू इन्फ्लुएंस द इकॉनमी इज नोन एज फिस्कल पॉलिसी। तो ऐसी जो पॉलिसी होती है उसको फिस्कल पॉलिसी कहते हैं। अब नेक्स्ट होगा गवर्नमेंट बजट डेफिसिट्स। तो पहले माना जाता था कि जो बजट होता था, बजट डेफिसिट से इकॉनमी को फ़ायदा होता है, क्योंकि गवर्नमेंट होती है वो स्पेंडिंग से जो जॉब्स बनती हैं। लेकिन अब कंसर्न है कि ज़्यादा डेप्ट अगर ले लेगी गवर्नमेंट तो इंटरेस्ट पेमेंट्स का भी बर्डन आ जाएगा। अब जैसे गवर्नमेंट लोन ले रही है ताकि वो अपनी कंट्री के अंदर स्पेंड करेगी, काफ़ी स्पेंडिंग करेगी तो हो सकता है जॉब्स बने उससे। बट इसका एक और कंसर्न ये भी है कि बजट डेफिसिट हो गया तो अगर जैसे डेप्ट लें, डेप्ट का इंटरेस्ट देना पड़ रहा है, इंटरेस्ट देने में फिर वही है कि और भी ज़्यादा पैसे देंगे। तो कंसर्न ये है कि ज़्यादा डेप्ट लेने पर इंटरेस्ट पेमेंट्स का बर्डन बढ़ता है। तो आज के टाइम में अगर ये भी एक मेजर इशू है कि गवर्नमेंट कितना खर्च करे और कब करे, और इस पर भी एक पॉलिसी बनानी चाहिए, दैट इज़ आपका होगा गवर्नमेंट बजट डेफिसिट। अब बात करते हैं इंटरेस्ट रेट्स के बारे में। ठीक है, तो इंटरेस्ट रेट्स क्या होता है, फिस्कल पॉलिसी के अलावा गवर्नमेंट के पास मॉनेटरी पॉलिसी भी होती है। तो मॉनेटरी पॉलिसी के अंदर क्या करती है, मॉनेटरी पॉलिसी के अंदर तो मॉनेटरी पॉलिसी क्या होता है, मॉनेटरी पॉलिसी में गवर्नमेंट इंटरेस्ट रेट या मनी सप्लाई को कंट्रोल करके इकॉनमी को इन्फ्लुएंस करती है। तब जैसे हाई इंटरेस्ट रेट से डिमांड कम होती है और फिर अगर इंटरेस्ट रेट हम कम करते हैं तो डिमांड बढ़ जाती है। तो मॉनेटरी पॉलिसी का भी एक इंपॉर्टेंट टूल बन जाता है एक्सचेंज रेट में। तो एक्सचेंज रेट अगर हमें बदलने में से डोमेस्टिक और फॉरेन प्रोडक्ट्स के प्राइसेस और कंपटीशन में फ़र्क पड़ता है। तो दैट इज़ आपका एक्सचेंज रेट्स चेंजेस द इफेक्ट इन रिलेटिव प्राइसेस एंड देयर बाय द कॉम्पिटिटिवनेस ऑफ डोमेस्टिक एंड फॉरेन प्रोड्यूसर्स। तो ओवरऑल गाइज आपका यही था आपका। इसके बाद हम देखते हैं दैट इज़ आपका यूनिट 2 स्टार्ट हो जाता है। यूनिट 1 के अंदर देख सकते हो बस इतना सिंपल सा ही था, इसमें ज़्यादा कुछ था नहीं। और सिंस गाइज ये सब्जेक्ट जो है वो इतना कॉमन नहीं है, तो अगर आप सबको वीडियो अच्छा लगे और आप सबको अगर और यूनिट्स भी देखना चाहते हो ना, तो फिर आप वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, सब्सक्राइब कर देना और कमेंट के अंदर लिख भी देना कि आपको और यूनिट्स चाहिए। बिकॉज मेरे को जितना मेरे को लग रहा है इस सब्जेक्ट की शायद इतनी डिमांड नहीं है, तो फिर आई विल मेक, अगर आपको चाहिए तभी मैं इसकी वीडियो बनाऊँगा। ठीक है, तो चलो आप सब लाइक सब्सक्राइब कर देना और कमेंट भी कर देना इफ़ यू नीड मोर वीडियोज़। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।